भाजपा के प्रत्याशी जो दिनेश लाल निरहू जी हैं, उनके कार्यालय पर हम हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंकित जी हैं, जो पटना से चल कर आए हैं। कब आए आप आजमगढ़? हो गया 3 दिन आए हुए। 3 दिन हो गया, तो क्षेत्र में भी तो गए होंगे आप? हाँ, 3 दिन से क्षेत्र में ही घूम रहे हैं। अभी भी क्षेत्र में थे और कल भी क्षेत्र में घूमना ही है। क्या माहौल दिखा? आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या लग रहा है? निरहुमय है, पूरा क्षेत्र निरहुमय है, कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं तो पहली बार आया था आजमगढ़ और मैं क्षेत्र में गया तो इनके जितने भी समर्थक या फिर जो भी क्षेत्र के लोग थे, इनकी काफ़ी सराहना कर रहे थे। क्योंकि इन्होंने बहुत ही न्यूनतम समय में, बहुत ही कम समय में जो आजमगढ़ का विकास किए हैं, शायद वो कोई 15 साल 20 सालों में नहीं कर पाया था। सभी को पता है कि ये 15 महीने का इनका कार्यकाल था और 15 महीने में ये इन्होंने आजमगढ़ को यूनिवर्सिटी दिया, एयरपोर्ट दिया और काफ़ी सारी सुविधाएं दी, जैसे कि सड़कों का निर्माण करवाया, कन्याओं का विवाह में समर्थन दिया, बुजुर्गों और वृद्धों का इलाज के लिए जो सहयोग राशि है वो दिए। क्योंकि मैं कल क्षेत्र में गया तो मुझे ये सब बातें पता चला। तो इस बार 100 नहीं, इस बार 100.5% चांस है कि भैया विजय होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थकों से बातचीत की जाती है तो कहते हैं वो तो उपचुनाव था, उपचुनाव जब सत्ता पक्ष में ही होता है, अब की बार तो निरहू का कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं कब कहा कि वो चुनाव जीते थे? मैं तो ये कहा कि उनका कार्यकाल सिर्फ 15 महीने का था। क्योंकि सबको पता है कि कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उनका कार्यकाल 15 महीने का था। और 15 महीने में जो उन्होंने विकास किया, शायद वो उसको समाजवादी पार्टी नहीं कह सकते, उसको परिवारवादी पार्टी कह सकते हैं। तो वो परिवारवादी पार्टी जो नहीं कर पाए, वो भैया सिर्फ और सिर्फ 15 महीनों में करके दिखाएं और यही कार्य फिर से उन्हें दोबारा सांसद बनाने के लिए मजबूर हो चुका है और इस बार भैया फिर से सांसद बनेंगे। जब हम लोग लोगों से बातचीत करते हैं, नेताओं से हट कर बातचीत करते हैं, क्योंकि नेता किसी भी पार्टी के होंगे तो अपनी ही बात करेंगे, लेकिन जब हम आम लोगों से बातचीत करते हैं तो आम लोग कहते हैं बड़ी महंगाई है, बड़ी बेरोज़गारी है। हम युवाओं से कोचिंग संस्थानों में भी जाकर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पेपर होता तो पेपर लीक हो जाता है, और जब हम मांग आंदोलन करने जाते हैं तो हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती है। तो हम लोग अब की बार परिवर्तन करेंगे, युवा अब की बार परिवर्तन करेगा, युवा को रोज़गार चाहिए। सब नहीं कहते, वही जो परिवारवाद पार्टी है, जिनके लोग तलवे चाटते हैं, ये बयान उन्हीं का होता है। भाई महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं, आपको पता है कि जो नहीं आप बताइए। हमने इसीलिए कहा कि कोचिंग संस्थानों में भी हम जाते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, तो क्या वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं बिल्कुल होंगे। 10 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वो पार्टी से जुड़े। अरे भैया, तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ। आप देखे होंगे कि अभी भी वैकेंसी नहीं आ रही है। लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार वैकेंसी ला ही नहीं रही है। फिर भी जो लोग योग्य हैं, जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हर वर्ष यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक्स, मतलब सब यूपी बीपीएससी थोड़ी दे पाएगा, यूपीएससी बीपीएससी सब देगा। अरे भैया, वो जो उस योग्य है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो जिनकी लालसा है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ हासिल करूँ, तो वो ज़रूर सफल हो रहे हैं। आप ये बात मानते हैं कि जो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा इस चुनाव में बड़ी तेज़ी से चल रहा है, वो बेअसर होगा? बिल्कुल बेअसर होगा, बिल्कुल बेअसर होगा। भैया महंगाई की आप बात करते हो, पहले क्या था? पहले हमारे पिताजी, हमारे दादाजी खेती करते थे, आज उन्हीं के लड़के हम। बहुत पहले मत जाओ, आज से 10 साल पहले जाओ। सुन लो, आज से 10 साल पहले जाओ। स्मृति ईरानी जी हैं, सांसद हैं अमेठी से। जब 400 का सिलेंडर हुआ करता था तो वो रोड पर बैठ जाती थी, आपको याद होगा शायद, अगर देखे होंगे न्यूज़। तो आज तो 1000 से ऊपर आज महंगाई नहीं लग रही है। तो पेमेंट भी तो लोगों का बढ़ा है, सब्सिडी नहीं आ रही, आपको पता है? अरे भैया, तो पेमेंट भी बढ़ा है ना। पहले आपकी पेमेंट कितनी थी? जो लोग अभी हर साल 2 साल 4 साल पे देखने को, सिलेंडर का दाम लगभग 3 गुना बढ़ा है, तब से आपको पेमेंट 3 गुना बढ़ गया है। बताइए। अरे भैया, हम लोगों का पेमेंट 3 गुना बढ़ गया है। जब नहीं बढ़ा तो फिर लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? लोग आप कह रहे हैं महंगाई, आप जो इस्तेमाल करें, इस्तेमाल ना करें, फिर पुरानी दुनिया में ही जिए, वही गोबर की गोईठा से ही अब खाना पकाएं। कहावत है ना कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलानी चाहिए। हम बिहार में रहते हैं, लोग कहते हैं सिलेंडर 1100 रुपये हो गए। भैया सिलेंडर 1100 रुपये है, लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना। लोगों को सिलेंडर से मतलब नहीं। हमारा देश मजबूत हो रहा है, हमारा देश सुरक्षित है, हमारे देश के अंदर हिंसा नहीं फैल रही, हमारे देश के अंदर दंगा नहीं चल रहा। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है भाई? हम 1100 का सिलेंडर ले लेंगे, लेकिन वो दंगाई, वो हिंसाई देश हमें नहीं चाहिए। हम जितनी भी महंगाई हो, हम मेहनत करके महंगाई को झेल लेंगे, लेकिन वो हिंसात्मक और वो जो दंगाई भरा
जो उन लोग का शासन था वो हमें नहीं चाहिए। मतलब ये माना जाए कि वो बेअसर होगा जो मुद्दा चुनाव में बना। बिल्कुल बेअसर होगा। वो चुनाव का मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक ही है, फिर चुनाव के बाद वो मुद्दा बंद हो जाता है। अगर आप इतने ही क्रांतिकारी हैं, आप इतने ही महंगाई के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आप इतने ही बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो फिर उसका समाधान क्यों नहीं निकालते? अगर सेवा भाव का आपके अंदर सेवा का अगर भाव हो तो आप बिना पद और बिना सत्ता में रहे भी आप कर सकते हैं। अभी तेजस्वी यादव जी की आप बात छेड़ रहे थे। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि बिहार बेरोजगार है। अरे यार, बेरोजगार है तो बेरोजगार बनाने वाला है कौन? आपके पिताजी 20 साल शासन में थे, आप शिक्षक की बहाली निकाल रहे हो और दावा कर रहे हो कि मैंने 17 महीने में रोजगार दिया। भाई ये 17 महीने आपने किसको रोजगार दिया? उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी को रोजगार दिया, झारखंड के अभ्यर्थी को रोजगार दिया, बिहार के उन लोगों को रोजगार दिया जो लोग डीएलडी टीएटी करके बैठे थे, उन लोगों को रोजगार दिया। आपने न्यूनतम शिक्षा वाले लोगों के ऊपर ध्यान कहाँ डाला? आप कहते हैं कि हम युवाओं के नेता हैं, आपने युवाओं के ऊपर प्रकाश कहाँ डाला? आज पटना में जाइएगा, युवा 500 के जॉब के लिए मारे फिरे चलते हैं। आप कहते हैं कि बेरोजगारी, आप यात्रा निकालते हो, बेरोजगारी हटाओ यात्रा, और आप बेरोजगारी का कोई हटाने का कोई साधन ही नहीं बनाते हो। आपको पता है कि बिहार सिर्फ और सिर्फ एक कारण पिछड़ा हुआ है, जो कि कल कंपनियाँ और कारखाने हैं। जो लोग कहते हैं कि बिहार में नहीं, इसी कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। तो अगर आप इतना ही युवाओं के बारे में सोचते हो तो अपने परिवार से कहकर, अपने पिताजी से कहकर, खुद अपने आप नीतीश चाचा जी से कहकर, अभी तो मुख्यमंत्री थे ना, आपने 2-4 कंपनियां बिहार में क्यों नहीं लगवाएं? बिहार में कंपनियों का नींव क्यों नहीं डलवाएं कि इस बार मुद्दा रहता आपका कि नहीं, इस बार हमने मजदूरों के लिए काम किया है, इस बार मैं सरकार में आना चाहता हूँ। आपकी पार्टी कह रही है 400 पार, लेकिन विपक्ष कह रहा है 400 हार। क्या आपकी पार्टी कह रही है, यानी भाजपा कह रही है 400 पार, विपक्ष कह रहा है 400 हार। कहावत सुने हैं, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, तो वो लोग का वही हाल है, वही हाल है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अगर मैं आपसे नहीं पराजित हो रहा तो आप पराजित करने के लिए कुत्तों का झुंड बिटोर लेंगे और बोलेंगे कि इसको पराजित करना है। तो हाथी तो भाई मतवाला होता है, जहाँ चले पीछे से कुत्ता कितना भी भौंकते रहे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और लोग इस बार कह रहे हैं 400 पार, तो 400 पार आएगी ही आएगी। कहावत सुने हैं ना कि तार से गिरा और खजूर पे लटका। अगर 400 पार नहीं भी आएगी तो भारी बहुमत आएगी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो फिर से पद पे बैठेंगे और फिर से हमारे देश का संचार करेंगे। वो कह रहा है संविधान बदल देंगे अगर इनकी 400 पार आई तो, और संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में वो लोग हैं, उनका परिवार खतरे में है। आपको पता होना चाहिए कि संविधान, मैंने कभी भी मोदी जी को, योगी जी को या फिर एनडीए के जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी नेता हैं, मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं देखा कि मैं संविधान बदल दूंगा। भैया कांग्रेस के सरकार में भी संविधान का संशोधन हुआ है, संविधान बदला नहीं जाता है, संशोधन किया जाता है। अभी लोग आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण लोग के वर्ग SC ST ये लोग जातिवाद के ऊपर लोगों को आरक्षण दिया जाता है। कितना तक ये सही है? जातिवाद के ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण इंसान की आर्थिक स्थिति के ऊपर होनी चाहिए। इंसान किसी भी वर्ग का हो लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर आरक्षण होना चाहिए। तो ये सब बदलाव करना है। ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं कि मैं संविधान को खत्म कर दूंगा। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो फिर देश का कानून चलेगा कैसे? आपने आरक्षण का जिक्र किया और आरक्षण खत्म होने की भी बात विपक्ष कर रहा है कि आरक्षण भी खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं राजपूत हूँ, ये ब्राह्मण हैं, वो पासवान जी हैं। अब लोग जातिवाद बनाया कौन? वो संविधान से ही तो पारित किया गया ना कि ये जाति को इतना, ये जाति को उतना। पहले तो जातिवाद था ही नहीं। तो अभी हम लोग खड़े हैं और हमारी स्थिति काफ़ी दयनीय है। अभी मेरे पास भी 1 लाख का फ़ोन है, भैया के पास भी 1 लाख का फ़ोन है, उनके पास भी 1 लाख का फ़ोन है। आर्थिक स्थिति हम लोगों की सही है, लेकिन पढ़ाई हम भी करते हैं, पढ़ाई ये भी करते हैं, पढ़ाई वो भी करते हैं। लेकिन जब जॉब की बारी आती है तो उनको आरक्षण दे दी जाती है, हम लोग आरक्षण के कारण पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप देश चला रहे हो, अगर देश का राजा बन के बैठे हो, तो आपका कर्तव्य है कि आप सभी के लिए सामान्य निर्णय लें और सभी के लिए जो भी कानून बनाएं, सामान्य कानून बनाएं। ऐसा नहीं है कि ये हैं इनकी आर्थिक स्थिति सही और जातिवाद के तहत इनको आरक्षण देके इनको IAS IPS बना दिया जाए और हम लोग को साला चौकीदार भी नहीं बनाया जाए।